नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स की अगली वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलो आइए अगला पार्ट पढ़ते हैं। ये आपका चैप्टर फर्स्ट का पार्ट तीसरा है। पार्ट तीसरा में सबसे पहले हम बात करते बेटा, हमने उस दिन बात करी थी हाँ एफ साइलेंट जीरो। एफ साइलेंट जीरो का मान हमने आपको उस दिन निकालना बता दिया था। आज हम बात करते हैं एफ साइलेंट जीरो का मात्रक। क्या निकालेंगे बेटा? एफ साइलेंट जीरो का मात्रक। तो जैसा कि मुझे पता है एफ साइलेंट जीरो का मात्रक हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम लगाएंगे कूलाम के नियम से। तो कूलाम का नियम मुझे पता है क्या होता है, एफ बराबर 1/4 एफ साइलेंट जीरो Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर होता है, ये जो दिया है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, ये जो यहाँ से बस इतना चेंज कर दिया एफ साइलेंट जीरो को। हमने कितना चेंज कर दिया? हमने सिर्फ इतना चेंज कर दिया बेटा कि इस एफ साइलेंट जीरो को एफ की जगह पर रख दिया, बस। एफ साइलेंट जीरो को एफ की जगह और एफ को एफ साइलेंट जीरो जगह ट्रांसफर कर दिया। कैसे कर दिया देखो, हमने इसको इस तरह से, ये देखो ट्रांसफर कर दिया हमने इसको। जब यहाँ से इस जगह ट्रांसफर कर दिया तो बन गया एफ साइलेंट जीरो बराबर 1/4 एफ साइलेंट जीरो Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर बन गया। इसके बाद हमने क्या किया, जब ये Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर बन गया तो हमारा एफ साइलेंट जीरो का मात्रक बराबर क्या हो गया। अब आपको पता है बेटा Q क्या होता है, आवेश होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो एक का तो कोई मात्रक होगा नहीं, कूलाम इंटू कूलाम बराबर हो गया कूलाम स्क्वायर। सही है, तो कूलाम इंटू कूलाम बराबर यहाँ हमने लिख दिया कूलाम स्क्वायर। इसके बाद हमने कूलाम इंटू कूलाम जब कूलाम लिख दिया, 4 पाई आपकी कांस्टेंट है तो 4 पाई का तो कोई मात्रक होगा नहीं बेटा। यहाँ जो एफ लिखा है एफ होता है न्यूटन, इस बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। आर होता है दूरी, दूरी का मात्रक होता है मीटर, स्क्वायर लगा दिया मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से इसका जो मात्रक बन गया वो बन गया क्या बेटा, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या बन गया। अब इसको हिंदी में देख, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं बेटा, इसका जो मात्रक बन गया वो ये। अब इसमें एक चीज और आती है बेटा, इसका विमी सूत्र और निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, विमी सूत्र। तो विमी सूत्र कैसे निकालना पड़ेगा देखो, अभी हाल हमने आपको बताया है कि 1/4 एफ साइलेंट जीरो बरा 1/4 एफ साइलेंट जीरो बताया था अभी। हाँ तो सॉरी, एफ साइलेंट जीरो का मात्रक आ गया कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन टू मीटर स्क्वायर आ गया। हमें एफ साइलेंट जीरो का विमी सूत्र और चाहिए। अब देखो ध्यान से बेटा, ये जो हमारा, इसको हम हाँ बिना बिना पेंसिल के नहीं समझ पाओगे, देख लो तो पेंसिल से ही समझ लो। ठीक है, समझ में देखो, यहाँ से ये क्यू लिखा है, ये क्यू लिखा है, यहाँ आपको क्यू दिख रहा होगा, दिख रहा है कि ये लो कलर, यहाँ पर आपको क्यू दिख रहा है, ये क्यू मतलब सॉरी क्यू मतलब कूलाम हो, सी क्यू का आवेश मात्रक को कूलाम होता है क्यू। तो मुझे पता है क्यू की जगह एटी कैसे आए, देखो एक फॉर्मूला होता है बेटा, क्यू बराबर आई टी। पढ़ा है सबने, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्यू बराबर आई टी, पढ़ा है सबने, क्यू बराबर आई टी पढ़ा होगा। तो आई मतलब होता है धारा, धारा का विमी सूत्र क्या होता है ए, और टी होता है समय, इसका मात्रक क्या होता है टी। तो क्यू किसके बराबर होता है, ए टी के बराबर। वही हमने सी कूलाम की जगह हमने क्या रख दिया, ए टी। ठीक बेटा, ए टी रख दिया, स्क्वायर लगाता है यहाँ लिख दिया ए टी का होल वर्ग। नीचे लिखा न्यूटन, न्यूटन सबको पता एम एल टी माइनस टू क्या होता है बेटा, यहाँ एम एल टी माइनस टू, ये देखो न्यूटन लिखा है, इसका हमने लिख दिया एम एल टी माइनस टू लिख दिया, एम एल टू माइनस टू लिख दिया। फिर यहाँ लिखा है मीटर, मीटर का होता है एल और यहाँ पर स्क्वायर लगा दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो बन गया, यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि मेरा जो बन गया वो बन गया सॉरी यहाँ से बन गया। आगे चलते, फाइनल हमारा क्या निकल के आया, फाइनल हमारा निकल के आया जब ये m ऊपर जाएगा, m ऊपर जाएगा तो m नेगेटिव हो जाएगा नहीं, m-1। देखो 2l ये रहे, एक l ये, 2 और 1 3, यानी m-1 l-3। और देखो 2 नेगेटिव टी ये ऊपर जाएंगे पॉजिटिव, और स्क्वायर ऊपर से 2 टी ये, 2 टी कितनी होगी 4, यानी m-1 l-3 t4 और ए स्क्वायर ऊपर था वही यहाँ लिख दिया। तो इसका जो विमी सूत्र बन गया वो बन गया बेटा, एफ साइलेंट जीरो विमी सूत्र बन गया एम एल स्क्वायर टी माइनस एम एल स्क्वायर, तो सॉरी m-1 l-3 t4 ए स्क्वायर, ये किसका हो गया, एफ साइलेंट जीरो विमी सूत्र। कोई दिक्कत तो नहीं, चलो आगे चलते। तो अब हम बात करते वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ सॉरी डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे पूरा नाम होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या है देखो बेटा, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बात करते हैं तो हम पता है किसी बिंदु पर लगाई गई बल तथा उस बिंदु पर
किसी बिंदु पर लगाई गई बल तथा उस बिंदु पर उपस्थित आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आप देख लो, ऐसे समझो। देखो एक छोटा सा हमने ये ले लिया, देखो एक हमने ये स्ट्रक्चर ले लिया, ठीक है, ये हमने स्ट्रक्चर ले लिया। मान लो इस पर हमने कोई बल लगाया, हमने इस पर बल लगाया, इस पर हमने कोई बल लगाया और बल हम लगा रहे, मान लो इधर से इसकी तरफ, इधर से ऊपर से इसकी तरफ फोर्स लगा रही। तो फोर्स लगाएंगे तो जो फोर्स जो लगा रहे किस पर लगा रही, बिंदु पर लगा रही। उस बिंदु पर आवेश कितना है हमने बताया, हमने इस पर बल लगाया F, और ये जो गोला था इस गोले पर आवेश कितना था Q। तो हमें क्या ने कहा, हमने क्या बताया, किसी बिंदु पर लगाया गया बल, ठीक, बल। तो बल हम कितना लगा रहे बेटा, F बल लगा रहे, और उस बिंदु पर आवेश कितना है Q। तो हमारे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या बन गया, E बराबर F1Q। बिल्कुल सिंपल था। मान लो इस बिंदु पर बल लगा रहे F, और ये जो बिंदु, इस बिंदु पर आवेश चार्ज कितना है Q। तो E बराबर F1Q, यही हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, सॉरी। ठीक है, आगे देखते हैं, अब अपनी भाषा में समझते हैं। वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का हो गया। आगे देखो, अभी हाल में वैसे बताया था वैसे ही आप समझ लें। हमने मान लिया, क्या लिखा है कि माना, हम ये मान के चल रहे हैं, माना वैद्युत क्षेत्र, माना किसी बिंदु पर लगाया गया बल F तथा उस बिंदु पर उपस्थित आवेश Q0 हो। तो मान लो कोई बल है, सेम आवेश Q हो तो वहां पर कितना होगा, तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी होगी बेटा, E बराबर, हम बल कितना लगा रहे F, वहां पर आवेश कितना माना Q0, तो हो गया E बराबर F1Q0। इसका मात्रक क्या होगा, देखो F होता है बल, इसका मात्रक क्या होता है न्यूटन, Q होता है कूलम, तो इसलिए इसका मात्रक बन गया न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, और जीरो हमने बताया था, जीरो वायु निर्वात के लिए लगाते हैं। ठीक है, आगे चलो। अब हम जो हमने अब आपने वैद्युत क्षेत्र तीव्रता पढ़ी, उसका डेरिवेशन देखते हैं। एक समान बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ठीक, ये एक चित्र है, ये एक चित्र है। चित्र कैसा है, पहले थोड़ा सा चित्र समझ लो। चित्र ऐसा है कि यहाँ पर एक दिया गया, देखो ये एक बिंदु ए है जहाँ पर इस प्लस क्यू आवेश उपस्थित, मतलब क्यू आवेश उपस्थित है, और एक बिंदु V है। इस A से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु V है। इस बिंदु से यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। तीव्रता की हम मान के चल रहे हैं, माना बिंदु B पर एक परीक्षण आवेश रखा है, मतलब एक सूक्ष्म आवेश रखा है। कौन सा सूक्ष्म आवेश, नहीं परीक्षण आवेश रखा है। और हमेशा याद रखना परीक्षण आवेश कैसा होता है बेटा, पॉजिटिव। कैसा होता है, पॉजिटिव, हमेशा धन में लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक परीक्षण आवेश रखा है, फिर Q0, तो यहाँ पर बिंदु A पर, यहाँ से लाने में इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, जितनी बात समझ भाई, हिंदी आपको स्वयं लिखनी है जैसा कि चित्र में लिखा जाता, कोई परेशानी वाली बात है नहीं। ठीक है, आगे चलो। हम डेरिवेशन करना है बिल्कुल सिंपल तरीका से। तो कूलाम के नियम से हमें पता है, कूलाम का नियम क्या होता है बेटा, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r²। Q1 Q2, अब Q1 की जगह क्या लगाएंगे Q, और Q2 की जगह क्या लगाएंगे Q0, क्योंकि एक हमने Q लिया, एक Q0, बात ही कही है। F बराबर 1/4πε0 Q0 बटे r²। इसके बाद आगे चलते हैं। मुझे पता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से अभी हाल बताया था हमने आपको, क्या होता है फॉर्मूला, E बराबर F/Q0। ठीक, आगे चलते हैं। E बराबर F/Q0 होता है, तो मुझे पता, इसलिए E बराबर, अभी हाल हमने देखो, एक बार फिर से देख लो पीछे हमने क्या बताया था। अभी हमने पीछे हमने बताया था E बराबर F/Q। ये जो F का मान है ये उठा करके यहाँ रख दें, वही हमने अगली वाली स्लाइड में कर दिया है। देखो हमने क्या किया, हमने E बराबर F का जो मान था कूलाम के नियम से, वो यहाँ रख दिया 1/4πε0, यहाँ से उठा के रख दिया। जब हमने यहाँ से उठा के रख दिया, तो ये मान बन गया इसका। अब देखो Q, ये जो Q दिख रहा होगा Q0 आपको दिख रहा है, ये Q0 से Q0 क्या हो गया, कैंसिल। Q0 से Q0 कैंसिल हो गया। जब Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, तो अगला क्या बन जाएगा बेटा, E बराबर 1/4πε0 Q0 कैंसिल, E बराबर 1/4πε0 Q/r²। यही आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, सॉरी जो व्यंजक होता है, बस यही आपका फाइनल आंसर है। यानी वैद्युत एक समान बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है उसका मान होता है E बराबर 1/4πε0 Q/r², न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। देखो कैसे बना, Q मतलब हो गया, चाहे समझ लो E बराबर F होता है, E बराबर F/Q होता है। हाँ, यहाँ से ये गलत प्रिंट हो गया,
ई बराबर F1Q न्यूटन प्रति कूलम। तो फोर्स का होता है, किसका होता है? फोर्स बल का होता है। तो यहाँ पर ये यहाँ पर क्या रहेगा? सी रहेगा, गलत छप गया। यहाँ पर क्या रहेगा? सी। सी मतलब कूलम, चाहो तो हिंदी में लिख दो। सी मतलब क्या होता है? कूलम। ठीक है, ये इसका मात्रक होता है, ये देखो बेहतरीन लग गया। ठीक है, तो इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, न्यूटन प्रति कूलम। ई बराबर F1Q होता है, तो F का हो गया न्यूटन, Q का होगा। ठीक है, आगे चलते हम बात करते हैं तो वैद्युत तीव्रता इलेक्ट्रिक विभव, यानी हम इलेक्ट्रिक विभव वैद्युत विभव की बात करते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीका समझते हैं इलेक्ट्रिक विभव। तो इलेक्ट्रिक विभव सबसे पहली परिभाषा वो ये है बेटा कि किसी बिंदु आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वह वैद्युत विभव की माप है। कैसे? देखो बिल्कुल सिंपल तरीका, बिल्कुल इजी है। देखो हमने माना ये है, और यहाँ पर ये अनंत है। ठीक है, अनंत है। अनंत पर कोई आवेश रखा है, क्यू आवेश रखा है, कहाँ पर? अनंत पर। इस अनंत से उठा करके आपको बिंदु ओ तक लाना है। जब हम कोई चीज को किसी बिंदु से उठा करके किसी दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे तो कुछ कार्य करना पड़ेगा। हमने माना कुछ कार्य करना पड़ता है W, और W कार्य करने में जो हमें कार्य करना पड़ता है वही वैद्युत विभव की माप है, यानी V मतलब विभव। बिल्कुल सिंपल तरीका हो गया। यानी फिर एक बार सिंपल भाषा में समझ लो कि हम कोई आवेश है वो कहाँ रखा है? अनंत पर रखा है। उस आवेश को अनंत से उठा करके किसी निर्धारित पॉइंट यानी डिसाइड बिंदु तक लाना है। उस आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा, जो वर्क करना पड़ेगा, वही वैद्युत विभव की माप है। ठीक है, वह किसकी माप है? वैद्युत विभव की माप। एक और परिभाषा देखते हैं, किसकी? फॉर्मूला के ना। अथवा करके हमने क्या बताया? किसी बिंदु पर किए गए कार्य तथा उस बिंदु पर उपस्थित आवेश के अनुपात को, यानी किसी बिंदु पर किए गए कार्य तथा उस बिंदु पर उपस्थित आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते से V से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आया? मतलब सिंपल एक इसको हम थोड़ा और देख लेते हैं ऐसे करके। जैसे मान लिया ये आपका एक छोटा सा बिंदु है। ठीक है, ये बिंदु है, यहाँ पर आपको कितना कार्य करना पड़ता है? यहाँ पर आपको कार्य करना पड़ता है W, और ये जो बिंदु है, इस बिंदु पर आवेश कितना है? स्मॉल q। इस बिंदु पर कार्य करना पड़ता है आपको W, और इस बिंदु पर आवेश कितना उपस्थित है? q। तो यहाँ से अगर हम विभव पूछें तो V बराबर कितना कार्य करना पड़ता है? W, और आवेश कितना है? Q, और इसके अनुपात का मतलब भाग होता है, अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। ये आपकी नई परिभाषा हो गई। सही है, इसे हम क्या कहते हैं बेटा? वैद्युत विभव कहते हैं। आगे चलो, अब मुझे पता है किसी बिंदु पर किए गए कार्य तथा उस बिंदु पर उपस्थित आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। किसी बिंदु पर किए गए कार्य उस बिंदु पर स्थित आवेश का अनुपात वैद्युत विभव कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है। ये कैसे अभी बताते हैं। हमने माना किसी बिंदु पर कितना आवेश है? Q0 है, और कार्य कितना पड़ता है? W। जब इतना कार्य करना पड़ता है तो ये आ गया V बराबर W, वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव क्या होगा बेटा? V बराबर, देखो अब यहाँ V बराबर W/Q या Q0, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई तुम परेशानी वाली बात नहीं है, तुम समझो कि अलग हो गया। यहाँ पर 0 लगा दो, Q0 वो हमने बता दिया, Q0 को कोई ज़्यादा। ठीक, Q0 हो गया। इसके बाद जब Q0 हो गया तो हमारा इसका मात्रक कैसे बना? देखो ये जो W होता है, W जो लिखा है, W का मात्रक क्या होता है? W होता है वर्क का मात्रा क्या होता है बेटा? जूल। तो W यहाँ से इसका मात्रक क्या बन गया? जूल। ध्यान समझना, इसका W जो था, W का मात्रक क्या बन गया बेटा? जूल। बटे में लिखा था Q क्या होता है? आवेश। इसका मात्रक क्या बन गया? कूलाम। इसका मात्रक क्या बन गया? कूलाम। बस यहीं से आपका मात्रक बन गया बेटा। तो विभव का एक और मात्रक होता है, वो होता है जूल प्रति कूलाम, और जूल प्रति कूलाम को ही हम मिला करके क्या बोलते हैं? वोल्ट। एक वैज्ञानिक थे इनके नाम पर इसको हम क्या बोलते हैं? वोल्ट। तो हम कह सकते हैं बेटा, यहाँ से आ सकता है, यहाँ से आपसे कभी कभी पूछ लेता एक वोल्ट किसके बराबर होता है, तो आप कह सकते हैं 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर 1 वोल्ट होता है। यानी किसी बिंदु पर यदि 1 कूलाम आवेश पर यदि 1 जूल कार्य किया जाता है तो उस बिंदु पर विभव का मान 1 वोल्ट होगा। सही है, तो ऐसे करके परिभाषा पूछते रहते हैं, नहीं 1 वोल्ट क्या होता है। ठीक, आगे चलो। 1 वोल्ट होता है। ठीक है, हम बात करते किसकी?
वैद्युत विभव की। ठीक है, वैद्युत विभव हो गया। वैद्युत विभव की बात करते हैं तो यहाँ से एक बात आती है बेटा, ये जो आपका है वैद्युत विभव की बात आती है वो है एक समान बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। ठीक है, अब वैद्युत समझ, अब वैद्युत विभव का डेरिवेशन करते हैं। ये जो यहाँ पर नहीं लिखा है ये डेरिवेशन किसका है, ये है एक समान बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। यहाँ पर डायरेक्ट डाल लेना, क्या डाल लेना बेटा, एक समान, ठीक है, एक समान, ठीक है, एक समान बिंदु आवेश का किसका डेरिवेशन है, विभव का। ठीक है, इसमें हेडिंग डाल लेना, जो पीछे पीछे तीव्रता थी और ये इसका आपका विभव सेम है, एक समान बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। ठीक है, वैद्युत विभव की बात करें तो सबसे पहले हम फिगर को समझ लेते हैं, चित्र समझोगे तभी मजा आएगा। देखो, तो जैसा कि हमने आपको ये परिभाषा में बता रखा है, क्या बता रखा है कि कोई आवेश था, मान लो कितना आवेश था, हमने क्यू मान लिया, क्यू कोई आवेश था, एक स्मॉल क्यू आवेश था। ठीक है, कितना आवेश था, स्मॉल क्यू, स्मॉल क्यू कोई आवेश था। ठीक है, स्मॉल क्यू कोई आवेश था, ये स्मॉल क्यू जो आवेश था ये कहाँ पर था, आपका क्यू पर था। ये आवेश रखा कहाँ था बेटा, अनंत पर। अनंत मतलब यहाँ पर मान के चले अनंत, अनंत मतलब बहुत दूर पर रखा था। ये जो स्मॉल क्यू आवेश था अनंत पर रखा था, इस अनंत से उठा करके कहाँ तक लाना है, बिंदु ओ तक लाना है। इस बिंदु ओ तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही वैद्युत विभव की माप है। बात समझ में आ गई, हमें बस इतना डेरिवेशन करना है कि स्मॉल क्यू आवेश है, ये अनंत पे रखा, अनंत से उठा करके यहाँ बिंदु ओ तक लाने में हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, वह वैद्युत विभव की माप कहलाएगा। ठीक है, इसके डेरिवेशन करना। हमने क्या किया बेटा, अनंत तो बहुत ज़्यादा होता है, उसका तो कोई पता नहीं, तो हमने क्या किया, ओ से स्मॉल आर दूरी पर, ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु ए लिया और यहाँ पर परीक्षण आवेश कितना लिया, तो परीक्षण करना है ना, तो परीक्षण आवेश ले लिया Q0, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर Q0 ले लिया। तो ओ से एक ए, ओ ए के बीच की दूरी बेटा स्मॉल आर, मतलब ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु ए ले लिया, लेकिन अनंत तो बहुत दूरी है, तो अनंत और ए के बीच की दूरियों को छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर दिया हमने, ए बी सी डी एफ डी डॉट कर दिया। यहाँ से दूरी मान ली बेटा ओ से R1 R2 R3 R4 ऐसे करके बहुत डॉट डॉट कर सकते। ठीक है, वही डेरिवेशन करना है। अब देखो डेरिवेशन कैसे करते हैं, देखो, तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या क्या किया, मुझे पता है कूलाम के नियम से बिंदु ओ पर किया गया कार्य नहीं, लगाया गया बल, सॉरी, ये जो बिंदु ए है तो बिंदु ए पर लगाया गया बल, तो कूलाम के नियम से पता है ओ पर आवेश है क्यू, ए पर आवेश है Q0, तो दोनों के मध्य एक बल लग जाएगा कूलाम के नियम से। हाँ वेरी गुड, कूलाम के नियम से बल लग जाएगा, तो हमारा बल हो गया कूलाम के नियम से बिंदु ए पर बल कितना हो गया, तो एफ ही बराबर होता है 1/4π Q0 बटे आर स्क्वायर। अभी पता है कूलाम के नियम से Q1 का मान Q, Q2 का मान Q0, बीच की दूरी कितनी है आर। ठीक है, आगे चलते, ये हो गया है, बीच की दूरी कितनी होगी यार, आगे चलते बेटा, बिंदु बी पर लगाया गया बल, बिंदु बी पर लगाया गया बल अगर W2 एफ बी मान लें हो तो हमारा क्या होगा, एफ बी बराबर 1/4π से Q0 बटे, ये देखो कैसे होगा, देख लो एक बार, देख लो चित्र वापसी देख लो कैसे, देखो क्योंकि ओ से ए की दूरी आर थी इसलिए बटे में क्या आया बेटा आर स्क्वायर, लेकिन ओ से बी की दूरी तो R1 है, इसलिए यहाँ पर क्या मान आएगा आर। ठीक है, वहां पर आर आया और एफ बी बराबर 1/4π Q0 बटे R1 स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो बिंदु ए पर बल अलग और बिंदु बी पर अलग। अब हमें लगाना है बिंदु ए और बी पर लगाए गए बल का औसत मात्रा। हमें क्या निकाला, हमें निकाला बिंदुओं ए तथा बी पर लगाई गई बल का औसत मात्रा। बिंदुओं ए और बी पर लगाई गई बल का, बिंदुओं ए और बी पर लगाई गई बल का औसत मात्रा। अब औसत मात्रा हम कैसे निकालेंगे, देखो इसे थोड़ा समझ लो, थोड़ा सा मैथ है ये बेटा। औसत माध्य का मतलब होता है गुणोत्तर श्रेणी। अगर मैथ में जिसने जिसने पढ़ी होगी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, जिसने जिसने पढ़ी होगी उसे वो सब लोग जानते होंगे, जो नहीं पढ़ी वो हम समझा दे रहे हैं अभी। देखो जैसे मान लो गुणोत्तर माध्य का मतलब होता है गुणोत्तर श्रेणी होती है, कैसी होती है देखो, जैसे मान लो हमने एक मान ले लिया 3, ठीक 3, 6, 12, 24 और 48। ठीक, ये हमारी कौन सी श्रेणी है, इसे हम बोलते हैं जीपी। कौन सी श्रेणी बोलते हैं बेटा, जीपी, पढ़ा होगा
जीपी का मतलब होता है गुणोत्तर श्रेणी। जीपी कैसे, देखो सबसे पहले 3 ले लिया, 3 देखो 3 6 12 24 48, ये हमारी गुणोत्तर श्रेणी कैसे है, दूसरे वाले पद में हमेशा उसके जस्ट पहले वाले पद से भाग दो। अगर हम 6 में 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6 तो 2 आएगा। अगर हम 12 में 6 से भाग देंगे तो भी 2 आएगा। अगर 24 में 12 का भाग देंगे तो भी 2 आएगा। और 48 में अगर 24 का भाग देंगे तो भी 2 आएगा। सब में भाग देने से 2 आ रहा है, इसीलिए ये कौन सी श्रेणी है बेटा, गुणोत्तर श्रेणी। बात समझ में आई। गुणोत्तर श्रेणी का मतलब होता है कि दूसरे पद में पहले पद से भाग दो, ये गुणोत्तर श्रेणी होती है। गुणोत्तर श्रेणी का मतलब क्या होता है, देखो कैसे हमने बताया। जैसे मान लो ये हमने 2 पद ले लिए, ये पिंक से ले लो, देखो ये शुरू के हमने कुछ पद ले लिए शुरू के, ठीक है, ये शुरू का हमने कुछ पद ये ले लिया, ये 3 पद ले लिए। 3 पद में हमें ये बीच वाला पद लाना है 6। 6 हम कैसे लाएंगे, देखो तो हम क्या करेंगे, पहले वाले पद का गुणा, ठीक, पहले पद का, पहले और तीसरे पद का गुणा कर दो, तो 12 तिया कितना होता है बेटा, 36। और जब आप 36 का वर्गमूल निकालेंगी तब कितना आएगा आपका 6। 36 का वर्गमूल लेंगे कितना आएगा 6। देखो बीच वाला पद आ गया। यानी कह सकते हैं बीच वाला पद हमें माध्य निकालना हो, बीच वाला पद निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, पहले और तीसरे का गुणा करके वर्गमूल ले लेंगे, वो जो निकालेंगे वो आपका क्या कहलाएगा, गुणोत्तर माध्य। ठीक है, अब बात क्लियर होगी बिल्कुल। ठीक, आगे चलते हैं, बात आप क्लियर होगी तो आगे चलते हैं। ये हमारा गुणोत्तर माध्य हो गया एफ ए बी बराबर, तो अंडर रूट करेंगे एफ ए इंटू एफ वी। आगे चलते हैं, तो एफ ए इंटू एफ बी, तो मुझे पता है एफ ए बी बराबर, एफ ए का मान कितना दिया पीछे सवाल में 1/4πε0 क्यू 0/r² था, इंटू एफ वी का मान ये रहा आपका, यहाँ रख दिया 1/4πε0 क्यू 0/r1²। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगली लाइन से हमने क्या किया, एफ ए बी बराबर, उसमें से 1/4πε0 कॉमन था, कैसे था देख लो, इसमें से कौन कौन सी चीज़ें कॉमन होंगी एक बार देख लो, नहीं समझ में आ रहा तो एक बार देख लो कौन कौन सी चीज़ें कॉमन है। देखो सबसे पहले तो ये आपका कॉमन आ जाएगा, रेड कलर से लो, देखो सबसे पहले तो ये आपका, देखो दोनों में कॉमन है, पता होगा जो चीज़ 2 बार होती है वर्गमूल 1 बार आती है। और ये क्यू 0, देखो दोनों सेम है तो वर्गमूल से बाहर आ जाएंगे। और ये r² का वर्गमूल लेंगे r आ जाएगा, r1² का वर्गमूल लेंगे तो r1² वर्गमूल लेंगे तो सिर्फ r1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे चलते, तो हमने क्या किया, यहाँ से एफ ए बी 1/4πε0 इंटू क्यू 0 कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 1/r1 इंटू 1/r2। आगे हमने क्या किया कि एफ ए बी बराबर, तो हमने बताया था कि r² का वर्गमूल r और r1² का वर्गमूल r1। इसके बाद हमने क्या किया कि बिंदुओं ए और बी के बीच की दूरी, तो बिंदुओं ए और बी के बीच की दूरी हम कैसे निकालेंगे, देखो बिंदुओं ए और बी के बीच की दूरी हमने निकाल ली है, हमने बिंदुओं ए और बी के बीच की दूरी निकाल ली कि d1 बराबर r1 माइनस r2। नहीं समझ में आया, देख लो पहले एक बार, फिर चित्र की तरफ चलें तभी समझ में आएगा आपको। देखो हमने बताया ए और बी के बीच की दूरी, देखो ओ से बी के बीच की दूरी कितनी है r1, ओ से ए के बीच की दूरी कितनी है r। अगर हम ए और बी के बीच की दूरी निकालें तो r1 में से r घटाओगी तभी तो r बचेगा बेटा, इन दोनों के बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी r1 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी r, तो a और b के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, r1 माइनस r। ठीक है, बस यही आपको समझाना था, आगे चलें। ठीक, r1, तो बीच की दूरी कितनी आ गई, r1 माइनस r। जब बीच की दूरी r1, अब हम क्या करेंगे, तो बिंदुओं a और b के मध्य किया गया कार w1 हो, तो हमने मानी a और b के मध्य अगर कार w1 है तो मैथ आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा बेटा, फॉर्मूला होता है कार जो होता है वो कार बराबर बल गुणा विस्थापन। कार हो गया w1, बल कितना लग रहा है FAB, और विस्थापन कितना है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है d1। आगे चलें, तो आगे हम जब चलते हैं w1, FAB का मान ऊपर रखा था, हमने यहाँ रख दिया 1/4πε0 क्यू 0/r1 इंटू r2, ब्रैकेट में d1 का मान कितना r1 माइनस r2। आगे चलो, आगे जब चले तो जो इधर आपका बाहर लिखा था, क्या लिखा था, जो आपका बाहर लिखा था, बाहर आपकी वैल्यू लिखी थी r1 सॉरी क्यू 0/r इंटू r1, और अंदर था r1 r2, r इंटू r1 का अंदर हमने अलग अलग भाग दे दिया, तो r1 से r1 कैंसिल, इधर r से r कैंसिल हो गया। जब r से r कैंसिल हो गया, कैंसिल होने के बाद आपका क्या बचा, देखो कैंसिल हो गया, तो कैंसिल होने के बाद आपका क्या बचा,
आपका बचा W1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 ब्रैकेट में क्या बचा 1/r माइनस 1/r1। सही है, कैंसिल हो गया, 1/r1 बचा। आगे हम नई लाइन से चलेंगे। इसी प्रकार बिंदुओं B और C के मध्य किया गया कार्य W2 हो तो जब इन दोनों के मध्य W2 कार्य होगा तो आपका मान कितना आएगा कार्य का। आगे देखो, सेम टू सेम तो हमने बताया, देखो बिल्कुल सेम इसी प्रकार है। इसी प्रकार का मतलब जैसे ये किया वैसे ये करेंगे। W1 की जगह क्या आ जाएगा W2 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 यहाँ रख दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 भी यहाँ रख दिया। अब अंतर कितना था देखो, वहाँ आया था R माइनस R1 तो यहाँ पर बेटा अलग कर दो R1 माइनस R2, सिंपल है। वहाँ था R माइनस R1 तो यहाँ हो जाएगा R1 माइनस R2। चाहो तो इतना पूरा करना पड़ेगा क्या R1। इसी प्रकार बिंदु C और D के मध्य W3 हो तो कितना हो जाएगा बेटा। अब देख लो, यहाँ था R1 माइनस R1, यहाँ था R1 माइनस R2 तो यहाँ आ जाएगा R2 माइनस R3, R2 माइनस R3। अब बेटा इसके बीच की हमने बताया था बहुत डॉट डॉट अनंत तक था तो हमने कर दिया, और आगे कैसा डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा अनंत तक, ठीक, डॉट डॉट कर दिया। कुल किया गया कार्य W हो तो हम मान के चल रहे इसमें टोटल वर्क, हम मान के चल रहे माना कुल किया गया कार्य अगर W हो तो कुल कृत कार्य W हो तो क्या बनेगा फॉर्मूला। तो आपका यहाँ से मान जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, W बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 प्लस डॉट 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 अनंत तक चलेगा। ठीक है, अब मान रख दिया W बराबर W1 की वैल्यू हमने पीछे उठा के क्या रख दी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 ब्रैकेट में क्या था 1/r1 माइनस 1/r माइनस 1/r1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 ब्रैकेट में क्या रख दिया 1/r1 माइनस 1/r2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। इसके बाद हमने क्या किया डॉट डॉट डॉट, क्योंकि बीच के और भी बहुत सारे मान होंगे। लास्ट का जो मान था फाइनल वो क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 लास्ट का मान था बेटा। जैसे अनंत था, अनंत हमने मान लिया 1/r इन्फिनिटिव, तो इन्फिनिटिव से पहले भी हमने मान लिया माना 1/r1, ये समझाने के लिए रख दिया। वैसे तो यहाँ पर जो भी है 1/इन्फिनिटिव रहेगा और यहाँ पर आ गया 1/r इन्फिनिटिव, लास्ट वाला ही लेना होता आपको। इसके बाद हम जब आगे चले तो अब देखो हमने क्या किया, अभी देख लो पीछे से, अभी आपको पीछे जो है इसमें देखो सबसे आपको एक चीज़ दिखा रही होगी बेटी, कौन सी चीज़ कॉमन है। आपको यहाँ से एक चीज़ कॉमन दिखा रही होगी, वो है 1/4 पाई Q0 1/4 पाई Q0 1/4 पाई Q0 और 1/4 पाई Q0 सबसे कॉमन है। बिल्कुल सही, सबसे कॉमन है, तो यही चीज़ हमने सभी से कॉमन ले ली, सबसे कॉमन ले ली। तो कॉमन लेने के बाद आपका क्या बचा, जब यही चीज़ हमने सबसे कॉमन ले ली तो कॉमन लेने के बाद आपका जो बचा वो बचा W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q0 ब्रैकेट बचा 1/r1 माइनस 1/r2 प्लस 1/, जितना भी बचा वो हमने शेष लिख दिया और इतना कॉमन आ गया। अब कॉमन लेने के बाद अब हमने काट दिया, कौन कौन सी चीज़ कट रही है देखो, ये से R1 माइनस R1 से R1 कैंसिल क्योंकि एक निगेटिव पॉइंट है, R2 से R2 कैंसिल, R3 तो R3 कैंसिल। अब पता होगा बेटा इसके आगे के जो भी पद होंगे सब कटते जाएंगे इस सीरीज में। क्या क्या बचेगा, सिर्फ आपका फर्स्ट टर्म बचेगा और लास्ट टर्म बचेगा, दो ही आपके टर्म बचते हैं, एक फर्स्ट टर्म और एक लास्ट टर्म। इसके बाद हम जब आगे चलते हैं, जब सब कुछ कट गया तो W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q0 ब्रैकेट क्या बच गया 1/r माइनस 1/r इन्फिनिटी। आपको पता है 1/r इन्फिनिटी का मतलब अनंत होता है और अनंत के बीच की दूरी क्या होती है बेटा 1/इन्फिनिटी अनंत, 1/इन्फिनिटी मतलब 0, तो ये हमारा 0 होके खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 बटे, यहाँ से क्या बचेगा सिर्फ R, Q0 बटे R, इतना हो गया। यहाँ से हम एक चीज़ और बता दें, ये जो डेरिवेशन यहाँ तक हुआ है W बराबर, ये आपका डेरिवेशन U के बराबर भी होता है, किसके बराबर होता है U, ये आपका डेरिवेशन U और निकलता है U मतलब होती है स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, याद रखना, यही जब भी डेरिवेशन आपसे पूछा जाए कि वैद्युत स्थित ऊर्जा के लिए निगमन कीजिए तो बस आपको शुरू से लेके यही W तक निकालना है बस। ये आपकी स्थित ऊर्जा है कौन सी, वैद्युत यानी इलेक्ट्रिक। ठीक है, ये वैद्युत स्थित ऊर्जा है, बस अंतर इतना होता है U बराबर होता है माइनस W।
ठीक है, याद रखना। तो आपका वहाँ से लेके यहाँ तक डेरिवेशन वहाँ भी काम करेगा। ये किसके लिए? ये वैद्युत स्थित ऊर्जा के लिए भी डेरिवेशन है। ठीक है, आगे चलो, आगे चलते हैं। तो अगला आता है विभव की परिभाषा से। तो विभव की परिभाषा से मुझे पता है V बराबर W अपॉन क्या होता है, V बराबर W अपॉन Q0। अब हमने क्या किया, V बराबर W का मान अभी हमने निकाला, यहाँ रख दिया। W का मान यहाँ पर जब हमने रख दिया तो हमारा क्या बन गया, W का मान यहाँ पर हमने रख दिया, तो यहाँ से मेरा मान बन गया क्या कि V बराबर 1/4πε0 Q0 बटे R बटे Q0। तो Q0 से Q0 कैंसिल, जब Q0 से Q0 कैंसिल तो क्या आ गया, V बराबर 1/4πε0 Q अपॉन R होगा। क्या बचेगा, सॉरी R, यहाँ पर R बचे, क्या बचेगा R। तो यहाँ से हमारा क्या मान आ गया, यहाँ से आपका मान आ गया V बराबर 1/4πε0 Q अपॉन R, यहाँ पर मान रहेगा R। ठीक है, यहाँ पर आपका मान R रहेगा, ये यहाँ पर आ रहा है, क्यू छप गया। ठीक है, क्यू कैंसिल, तो हो गया V बराबर 1/4πε0 Q अपॉन R, सॉरी ये गलत प्रिंट हो गया। हाँ, V बराबर 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R। ठीक, ये आपका फाइनल आंसर रहा विभव का। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये जो विभव का मान रहा, आप फाइनल में क्या निकला मेरा, फाइनल हमने आपको बता दिया, फाइनल हमारा क्या निकला। हाँ, तो ये लिख रहा, हाँ V बराबर 1/4πε0, ये देखो फिर यहाँ भी लिखा है, ये यहाँ V बराबर 1/4πε0 Q अपॉन R। ठीक है, तो यहाँ से आपका मान आ गया V बराबर 1/4πε0 Q अपॉन R। इसे सही कर लेना, तो फाइनल जो आपका आंसर होगा यहाँ से वो होगा V बराबर 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R। ठीक, और Q अपॉन R, ये रहा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, इसका जो मात्रक होता है वो होता है जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है, ये विभव का मात्रक होता है। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई। तो ये आपका विभव का मात्रक हो गया। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे जब चलते हैं तो बस इसी के साथ ही आगे चलते हैं। आगे आज का जो मोटिवेशन वीडियो है वो ये है कि ना संघर्ष ना तकलीफें फिर क्या मजा, ना संघर्ष ना तकलीफें फिर क्या मजा है जीने में, तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। ठीक है, तो इसी के साथ ही मैं नीतीश सर आपसे विदा लेता हूँ इसी वीडियो के साथ। और खुश रहें, खुशहाल रहें। गुड बाय।